आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। हम अपने आसपास की दुनिया को समझते कैसे हैं? कैसे ये कच्ची बिखरी हुई चीज़ें धीरे धीरे समझ में बदलती हैं और फिर शायद किसी ऊंचे लेवल पर विवेक या बुद्धिमत्ता बन जाती हैं? ये सफ़र हम सब तय करते हैं ना, लेकिन इसे ज़रा खोल कर देखना दिलचस्प होगा। हमारे पास इसके लिए कुछ स्टडी नोट्स हैं और साथ ही जीन बेलिंजर, डुरवाल कास्त्रो और एंथनी मिल्स का एक लेख है, डेटा से ज्ञान तक का आरोहण। हाँ, द असेंट फ्रॉम डेटा टू विजडम। बिल्कुल। तो ये स्रोत हमें रसल एकॉफ, जो एक प्रभावशाली सिस्टम विचारक थे, उनके काम से रूबरू कराते हैं। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक मॉडल, एक ढांचा तैयार किया था। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी उलझी हुई प्रोसेस का एक नक्शा बना दिया हो उन्होंने। बिल्कुल सही कहा। एकॉफ का मॉडल, जिसे अक्सर DIKUW पदानुक्रम कहते हैं। DIKUW? हाँ, डीकू की W। ये मानव अनुभूति या कह लीजिए हमारे दिमाग में जो सामग्री है उसे 5 लेवल में बांटता है। डेटा, फिर सूचना, फिर ज्ञान, फिर समझ और सबसे ऊपर विवेक या बुद्धिमत्ता। अच्छा। और ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं है, बात यह है कि ये दिखाते हैं कि कैसे एक लेवल दूसरे की नींव बनता है। हर कदम पर कुछ नया, कुछ ज्यादा मतलब वाला जुड़ता जाता है। तो चलिए फिर इस DQW पदानुक्रम की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि ये ढांचा हमें सीखने में, निर्णय लेने में और शायद दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने में कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहले वो सबसे बुनियादी लेवल, डेटा। स्रोत इसे प्रतीक या सिंबल्स कहते हैं। सुनने में तो बहुत ही रॉ, कच्चा सा लगता है। हाँ, बिल्कुल कच्चा माल है। डेटा बस प्रतीक हैं। अक्षर हो सकते हैं, संख्याएं, संकेत, चित्र, आवाजें, कुछ भी जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं निकाला गया है। सोचिए जैसे रेत के कण हो, बिखरे हुए। लेकिन लेखक शायद इसी बात पर जोर देते हैं कि आजकल हम डेटा जमा करने के पीछे तो भागते हैं, लेकिन बिना संदर्भ के वो सिर्फ शोर है ना? हाँ, सिर्फ इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। वो बस है, उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक उसे प्रोसेस ना किया जाए। अच्छा, तो सिर्फ प्रतीकों का ढेर? जैसे मान लीजिए किसी सर्वे के जवाब में सिर्फ टिक मार्क्स हों या किसी मशीन से निकले नंबर्स की एक लंबी लिस्ट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर अगला कदम आता है सूचना, इन्फॉर्मेशन। नोट्स कहते हैं कि ये संसाधित डेटा है, प्रोसेस्ड डेटा, जो उपयोगी है। ये संसाधन या प्रोसेसिंग असल में करती क्या है? संसाधन का मतलब है डेटा को एक तरह से व्यवस्थित करना, उसे कॉन्टेक्स्ट देना, उसमें पैटर्न खोजना। जब हम डेटा को इस तरह प्रोसेस करते हैं कि वो कौन, क्या, कहाँ, कब, कितना जैसे सवालों के जवाब देने लगे तो वो सूचना बन जाता है। अच्छा। ये डेटा को मतलब देता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने कहा 35। हाँ, ये एक डेटा पॉइंट है। लेकिन कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। ये सूचना है। समझ गई। इसने डेटा 35 को संदर्भ दे दिया, तापमान, डिग्री सेल्सियस, दिल्ली, कल। सही। तो सूचना हमें बताती है कि क्या हुआ या क्या है। ये डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक। लेकिन क्या सिर्फ तथ्यों का पता चलना ही काफी है? आजकल तो जानकारी की बाढ़ आई हुई है। क्या हर जानकारी उपयोगी होती है? शायद लेख इस पर भी कुछ कहता हो। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत शायद इसी बात पर जोर देते हैं कि सूचना की जो वैल्यू है वो उसे पाने वाले पर और उसके मकसद पर निर्भर करती है। अच्छा। वही तापमान वाली जानकारी एक किसान के लिए अलग मायने रखती है, एक मौसम वैज्ञानिक के लिए बिल्कुल अलग और एक आम नागरिक के लिए अलग। सूचना तभी उपयोगी है जब वो किसी खास संदर्भ में काम की हो और किसी सवाल का जवाब दे रही हो। सिर्फ जानकारी का ढेर लगा देना काफी नहीं है, उसे सार्थक बनाना जरूरी है। ठीक है, तो डेटा से हम पहुंचे सूचना तक, जहां चीजें थोड़ी व्यवस्थित हो गई, मतलब वाली हो गई। अब आता है ज्ञान, नॉलेज। स्रोत बताते हैं कि ये डेटा और सूचना का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन, और ये कैसे वाले सवालों का जवाब देता है। तो ये जानकारी को इस्तेमाल करने की क्षमता है। बिल्कुल। ज्ञान जो है वो सूचना को एक्शन में बदलने की क्षमता है। ये नो हाउ है। नो हाउ। हाँ, अगर सूचना बताती है क्या, तो ज्ञान बताता है कैसे। ये प्रक्रियाओं से, तरीकों से, तकनीकों से, स्किल से जुड़ा है। ये सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं, बल्कि उन तथ्यों का इस्तेमाल करके कुछ कर पाना है। जैसे ये जानना कि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, ये सूचना है।
लेकिन ये जानना कि इस तापमान में पौधों को सूखने से बचाने के लिए कैसे पानी देना है, कब देना है, कितना देना है, ये ज्ञान है। ये दिलचस्प है। तो ज्ञान अनुभव से, सीखने से और प्रैक्टिस से ज्यादा जुड़ा लगता है। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि करने से आता है। सही। क्या स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ज्ञान को पकड़ना या साझा करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर वो ज्ञान जो तजुर्बे पे आधारित हो? हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिसका जिक्र शायद लेख में भी हो। कुछ ज्ञान होता है जिसे हम एक्सप्लिसिट नॉलेज कहते हैं, उसे आसानी से लिखा जा सकता है, जैसे किसी मशीन को चलाने के स्टेप्स। अच्छा। लेकिन बहुत सारा ज्ञान, जिसे टैसिट नॉलेज कहते हैं, वो हमारे अनुभव में, हमारी समझ में, हमारे हुनर में छिपा होता है। उसे शब्दों में ढालना या किसी और को सिखाना बहुत मुश्किल होता है। ये नो हाउ अक्सर अव्यक्त होता है, जैसे किसी अनुभवी कारीगर का हुनर देखना। वो ज्ञान का एक उदाहरण है जिसे सिर्फ पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। सही कहा। ज्ञान के बाद अगला पायदान है समझ, अंडरस्टैंडिंग। यहाँ क्या फर्क है? नोट्स इसे क्यों की सराहना बताते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ वाई। कैसे जानने से क्यों समझने तक का ये बदलाव, ये कैसे होता है? समझ जो है वो ज्ञान से एक कदम आगे और गहरा है। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई चीज कैसे काम करती है, बल्कि ये समझना है कि वो क्यों वैसे काम करती है। अच्छा। ये चीजों के बीच के जो संबंध हैं, जो पैटर्न हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको समझने की क्षमता है। ये विश्लेषण और संश्लेषण से आता है, एनालिसिस और सिंथेसिस। ज्ञान आपको एक रेसिपी फॉलो करना सिखा सकता है, लेकिन समझ आपको ये बताती है कि क्यों एक सामग्री दूसरी के साथ रिएक्ट करती है और कैसे आप उस रेसिपी को बदल सकते हैं या सुधार सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम अपने तापमान वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो ये जानना कि 35 डिग्री सेल्सियस में पौधों को पानी देना है, ये ज्ञान हुआ। हाँ। लेकिन ये समझना कि क्यों इतना तापमान पौधों में वाष्पोत्सर्जन बढ़ाता है, ट्रांसपिरेशन, क्यों मिट्टी जल्दी सूखती है और क्यों पानी जड़ों तक पहुंचना जरूरी है, ये समझ है। ये हमें चीजों की वजह बताती है। एकदम सही। समझ हमें व्याख्या करने, इंटरप्रेट करने और अनुमान लगाने, इन्फर करने की क्षमता देती है। यह हमें ज्ञान को नए संदर्भों में लागू करने और समस्याओं को जड़ से समझने में मदद करती है। जैसा कि लेख के लेखक शायद बताते हैं, समझ हमें सिस्टम को देखने की क्षमता देती है, कैसे अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर काम करते हैं, ना कि सिर्फ अलग अलग पुर्जों को देखना। ये कनेक्शन बनाना है, डॉट्स जोड़ना है। ये वाकई गहरा है। हम डेटा के बिखरे प्रतीकों से शुरू हुए, फिर सूचना के क्या तक, ज्ञान के कैसे तक पहुंचे और फिर समझ के क्यों तक। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। शिखर पर है विवेक या बुद्धिमत्ता, विजडम। स्रोत इसे मूल्यांकित समझ कहते हैं, इवैल्यूएटेड अंडरस्टैंडिंग, और कहते हैं कि ये भविष्य से संबंधित है। ये कैसे? बाकी सब तो अतीत या वर्तमान के बारे में लग रहा था। टेकऑफ के अनुसार ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है और शायद लेख का मुख्य फोकस भी इसी पर हो। डेटा, सूचना, ज्ञान और समझ, ये चारों मुख्य रूप से अतीत और वर्तमान से जुड़े हैं। हाँ। वे हमें बताते हैं कि क्या हुआ, क्या है, कैसे करें और क्यों होता है। लेकिन केवल बुद्धिमत्ता ही भविष्य की ओर देखती है। इसमें दूरदर्शिता, विजन और डिजाइन शामिल हैं, यानी भविष्य कैसा होना चाहिए और उसे वैसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मूल्यांकित समझ, इसका मतलब है कि समझ पर भी एक और परत चढ़ती है। मूल्यांकन किस चीज का? वैल्यूज का। हाँ, मूल्यांकन का मतलब है समझ को मूल्यों, वैल्यूज, नैतिकता, एथिक्स और जो लंबे समय के परिणाम होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, उनके संदर्भ में परखना। बुद्धिमत्ता सिर्फ ये नहीं जानती कि क्या संभव है, वो तो समझ है, बल्कि ये भी तय करती है कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या डिजायरेबल है। अच्छा। ये निर्णय लेने की क्षमता है जो ना केवल असरदार हो, बल्कि नैतिक भी हो, सस्टेनेबल भी हो। ये शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म भले पर ध्यान केंद्रित करती है। तो बुद्धिमत्ता सिर्फ समस्याओं को हल करना नहीं, बल्कि सही समस्याओं को चुनना और उन्हें सही तरीके से हल करना है। ये भविष्य को आकार देने की क्षमता है, सिर्फ उस पर रिएक्ट करने की नहीं। बिल्कुल। बुद्धिमत्ता हमें हमारी समझ का उपयोग करके एक बेहतर भविष्य डिजाइन करने की क्षमता देती है। इसमें सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने की क्षमता शामिल है। ये सिस्टम के गहरे प्रभावों को समझती है और ऐसे निर्णय लेती है जो पूरे सिस्टम के लिए फायदेमंद हो, न कि केवल किसी एक हिस्से के लिए। एकॉफ शायद इसे ही असली लक्ष्य मानते थे, ऐसा ज्ञान जो हमें बेहतर दुनिया बनाने में मदद करे।
ये तो वाकई एक ऊंची चढ़ाई है। डेटा के कणों से शुरू होकर बुद्धिमत्ता के शिखर तक पहुंचना। स्रोत इस बात पे भी जोर देते हैं कि ये चढ़ाई आसान नहीं है, कोई सीधे बुद्धिमत्ता पर नहीं पहुंच सकता। हाँ, ये पदानुक्रम, ये हायरार्की महत्वपूर्ण है। हर स्तर पिछले पर बनता है। बिना डेटा के सूचना नहीं आ सकती, सही, बुद्धिमत्ता नहीं आ सकती। लेखक भी शायद अपने अनुभव से बताते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट को समझने के लिए उन्हें पूरे पदानुक्रम, डेटा, सूचना, समझ, बुद्धिमत्ता, इन सब को समझना पड़ा। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि किसी एक स्तर पर अटक जाना भी संभव है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी सूचना तो जमा कर ले, पर उसे ज्ञान या समझ में ना बदल पाए। ये बहुत आम है, बहुत आम। कई लोग और कई संगठन सूचना इकट्ठा करने में तो माहिर होते हैं, लेकिन उसे एक्शन लेने लायक ज्ञान में बदलने में संघर्ष करते हैं। या फिर उनके पास बहुत सारा कैसे करें वाला ज्ञान होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो तरीके क्यों काम करते हैं। अच्छा, जिससे वो नई सिचुएशंस में खुद को ढाल नहीं पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते। और समझ होने के बावजूद उसे नैतिक मूल्यों और दूरदर्शिता के साथ जोड़कर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना, वो तो और भी दुर्लभ है। ये चढ़ाई वाकई मेहनत मांगती है। तो ये DIQW मॉडल सिर्फ एक थ्योरेटिकल ढांचा नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी सीखने की प्रक्रिया और जो हम निर्णय लेते हैं उसकी क्वालिटी को परखने का एक जरिया भी देता है। चाहे हम व्यक्तिगत स्तर पर कुछ सीख रहे हों या किसी टीम या संगठन में काम कर रहे हों। निश्चित रूप से ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ डेटा जमा कर रहे हैं? हाँ। क्या हम सूचना को ज्ञान में बदल पा रहे हैं? हाँ। क्या हम वास्तव में क्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या हम अपनी समझ का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण, नैतिक और भविष्य की ओर देखने वाले निर्णय लेने के लिए कर रहे हैं? ये सवाल हमें बेहतर लर्नर और बेहतर विचारक बनने में मदद कर सकते हैं। तो हमने रसल एकॉफ के DIQW मॉडल के जरिए डेटा से बुद्धिमत्ता तक के सफर को देखा। ये दिखाता है कि कैसे कच्चे प्रतीक सार्थक समझ और यहाँ तक कि भविष्य को आकार देने की क्षमता में बदल सकते हैं। ये वाकई सोचने लायक है कि हम जानकारी के इस युग में इस पदानुक्रम पर कहाँ खड़े हैं। हाँ, ये विचारणीय है। ये मॉडल हमें याद दिलाता है कि सिर्फ जानकारी का होना ही काफी नहीं है। असली मूल्य तब बनता है जब हम उसे ज्ञान में बदलते हैं, उसे समझ की गहराई देते हैं और अंततः उसे बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ते हैं। ये पदानुक्रम ज्ञान प्रबंधन के लिए, शिक्षा के लिए, निर्णय लेने के लिए और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण मायने रखता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई अकादमिक चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन और काम के लिए भी प्रासंगिक है। हम कैसे जानकारी को फिल्टर करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, ये सब इस पदानुक्रम से जुड़ा है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां सूचना का विस्फोट हो रहा है और अक्सर ध्यान खींचने वाली सतही जानकारी हावी रहती है, हम इस DIQW मॉडल का उपयोग करके कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम वास्तव में इस पदानुक्रम में ऊपर चढ़ रहे हैं। हम कैसे डेटा और सूचना के शोर से ऊपर उठकर ज्ञान, गहरी समझ और अंततः बुद्धिमत्ता विकसित कर सकते हैं। क्या हमें जानबूझकर क्यों पूछने और अपनी समझ का मूल्यांकन करने के लिए समय निकालने की जरूरत है, ताकि हम सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय वास्तव में भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान दे सकें? आज की हमारी चर्चा एक